सभी दोस्तों को मेरा प्यार भरा नमस्ते। देयर विल बी ओनली 10 क्वेश्चन। आप जानते हैं कि यहाँ केवल 10 क्वेश्चंस होंगे और आप कितने क्वेश्चंस को कर पा रहे हैं इसको आपको कमेंट थ्रेड में हमें जवाब देना है। मुझे आपको ये बताते हुए बहुत ही खुशी हो रही है कि इस वीडियो लेक्चर सीरीज़ को बहुत ज़्यादा ही सपोर्ट और प्यार मिल रहा है आप लोगों का, और आप ऐसे अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखेंगे तो हम बहुत सारे लेक्चर्स इस चैनल पर अपलोड करने वाले हैं। सो चलिए बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज इवेंट ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, कंसीडर द फॉलोइंग। देखिए म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट की बात हो रही है तो यहाँ दो इवेंट मैं और बताऊंगा आपको, एक है म्यूचुअली एग्जॉस्टिव इवेंट और एक है म्यूचुअली लाइकली इवेंट। तो पहले बात करते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट की। देखिए आप जानते हैं पी ए यूनियन बी का फॉर्मूला, पी ए यूनियन बी इज इक्वल टू होता है पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। ये सामान्य चीज़ों के लिए है, सामान्य इवेंट के लिए है। अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है तो वहाँ पी ए इंटरसेक्शन बी जो है वो ज़ीरो हो जाता है। ओके, यानी वहाँ ये वाली कंडीशन आ जाती है, पी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ज़ीरो। जब ये ज़ीरो हो गया तो इसका मतलब ये ख़त्म हो गया, यानी पी ए यूनियन बी बराबर पी ए प्लस पी बी, यानी आपका ये भी वाला ऑप्शन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव के लिए सही हो जाएगा। यानी इसका जो आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा। ऑप्शन ओनली ए एंड सी आर ट्रू। अब हम जानते हैं म्यूचुअली एग्जॉस्टिव इवेंट के बारे में। देखो म्यूचुअली एग्जॉस्टिव इवेंट में क्या होता है, वहाँ होता है पी ए यूनियन बी इज इक्वल टू 1 हो जाता है। ओके, जहाँ यहाँ पी ए यूनियन बी इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी था, वहाँ पी ए यूनियन बी इज इक्वल टू 1 हो जाता है। अगर म्यूचुअली लाइकली की बात करें हम, तो म्यूचुअली लाइकली में क्या कंडीशन हो जाती है, पी ए इज इक्वल टू पी बी, अगर 3 सेट हैं तो इक्वल टू पी सी, इक्वल टू पी सी हो जाता है। ओके, यहाँ दो ऑप्शन और दे रखे हैं, ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट। यदि ए और बी इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं तो वहाँ पर हम कौन सा थ्योरम यूज़ करते हैं, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम, जैसा कि यहाँ पर यूज़ हुआ है। तो यहाँ मल्टीप्लिकेशन थ्योरम यूज़ हुआ है क्योंकि ए एंड बी इंडिपेंडेंट इवेंट होते हैं तब यूज़ होता है। ओके, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड, रैंडम वेरिएबल इज। देखो रैंडम वेरिएबल वह वेरिएबल होता है जब हम किसी दी हुई वैल्यूज में रैंडमली कोई चूज कर लें, तो क्या होगा यहाँ ऑप्शन आर रैंडमली चूजन वैल्यू। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन, जेड डिस्ट्रीब्यूशन, टी डिस्ट्रीब्यूशन, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, एफ डिस्ट्रीब्यूशन, विच अमंग ऑफ द अबव आर नॉट सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, ओनली ए, ओनली सी, बोथ ए एंड सी, बोथ ए एंड डी। तो समझो आप यहाँ पर जो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, देखो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है वो एक थ्योरेटिकल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है या प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, पहला होता है पॉइजन बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, दूसरा होता है पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन और तीसरा होता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। इन डिस्ट्रीब्यूशन में क्या किया जाता है, इसमें केवल यही देखा जाता है प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेसनेस और प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर। ओके, तो यहाँ ऑप्शन हो जाएगा ओनली सी, और बाकी इनकी बात हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 है, आपको मैच करना है लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से। ठीक है, इसमें दे रखा है टी डिस्ट्रीब्यूशन, एफ डिस्ट्रीब्यूशन, काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन, जेड डिस्ट्रीब्यूशन। अब इसमें क्या इनका यूजेस दे रखे हैं। ओके, तो सबसे पहले हम यहाँ पर समझते हैं टी डिस्ट्रीब्यूशन, या एक्चुअली ये टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस के थ्रू समझते हैं। देखो टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस दो तरह होते हैं, टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस दो तरह होते हैं, एक होता है पैरामेट्रिक टेस्ट और एक होता है नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट। पैरामेट्रिक टेस्ट में कौन कौन आते हैं, उसमें टी टेस्ट आता है, उसमें जेड टेस्ट आता है और उसमें एफ टेस्ट आता है। नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट में काई स्क्वायर टेस्ट आता है, जिसको आप एक्स स्क्वायर पढ़ने की सोच रहे हैं वो एक्चुअली काई स्क्वायर है, CHI, काई स्क्वायर टेस्ट। ओके, तो हम सबसे पहले बात करते हैं टी टेस्ट की। किसकी बात करते हैं, टी टेस्ट या टी डिस्ट्रीब्यूशन की। देखो टी डिस्ट्रीब्यूशन को किसने दिया था, विलियम गॉसेट ने दिया था। किसने दिया था, विलियम गॉसेट ने दिया था इसको। इसका यूज़ हम कब करते हैं, जब सैंपल साइज स्मॉल सैंपल साइज होता है, यानी सैंपल साइज का जो ओवरऑल खांचा होता है वो 30 से कम होता है। इसको इसीलिए स्मॉल सैंपल टेस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, स्मॉल सैंपल टेस्ट कहते हैं टी डिस्ट्रीब्यूशन को। और इसका कब यूज़ किया जाता है, जब कोरिलेशन कोफिशिएंट 0 होता है तब हम स्मॉल सैंपल टेस्ट या टी टेस्ट का यूज़ करते हैं। और कब हम इसका यूज़ करते हैं, जब पॉपुलेशन वेरिएंस जो होती है, पॉपुलेशन वेरिएंस अननोन होते हैं, तब हम टी डिस्ट्रीब्यूशन का यूज़ करते हैं। वेरिएंस तो आप जानते ही होंगे ना, वेरिएंस मतलब क्या होता है, स्क्वायर ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन।
ये क्या है, सिग्मा है, स्टैंडर्ड डेविएशन का साइन। ओके, वेरिएंस निकालने के लिए हम स्क्वायर ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन कर देते हैं। अब बाकी समझिए, टी डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। अब आप समझिए जेड डिस्ट्रीब्यूशन। जेड डिस्ट्रीब्यूशन को फिशर ने दिया था। किसने दिया था? फिशर ने। ये टी डिस्ट्रीब्यूशन का उल्टा होता है। इसे लार्ज सैंपल टेस्ट कहते हैं। जैसे टी डिस्ट्रीब्यूशन को स्मॉल सैंपल टेस्ट कहते थे, इसको लार्ज सैंपल टेस्ट कहते हैं। यानी इसका यूज़ हम तब करेंगे जब n की वैल्यू 30 से ज़्यादा होगी, यानी सैंपल साइज जब 30 से ज़्यादा होगा, साथ में कोरिलेशन कोफिशिएंट 0 के बराबर नहीं होगा, और पॉपुलेशन वेरिएंस अगर बात करें तो टी डिस्ट्रीब्यूशन में क्या था, जब अननोन होता था तब होता था, और इसमें क्या होगा, जब नोन होगा तब हम यूज़ करेंगे जेड डिस्ट्रीब्यूशन का। एफ डिस्ट्रीब्यूशन की अगर हम बात करें, एफ डिस्ट्रीब्यूशन में क्या कंडीशन होती है, इसको वेरिएंस रेशियो टेस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? वेरिएंस रेशियो टेस्ट। इसको भी फिशर ने ही दिया था, और इसकी जो वैल्यू होती है वो 0 से लेकर इन्फिनेटिव तक होती है। ये कभी निगेटिव इसका मान नहीं होता है, और इसको स्मॉल सैंपल टेस्ट ही कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? स्मॉल सैंपल टेस्ट। इसकी वैल्यू 0 से इन्फिनेटिव तक होती है, और चूंकि ये रेशियो ऑफ वेरिएंस है, यानी एक्चुअली कंपैरिजन ऑफ वेरिएंस निकालता है। क्या करता है? तुलनात्मक अध्ययन करता है। ओके, अब अगर हम काई स्क्वायर टेस्ट की बात करें, काई स्क्वायर टेस्ट को दिया था, काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन को दिया था कार्ल पियर्सन ने। किसने दिया था? कार्ल पियर्सन ने। ओके, कार्ल पियर्सन ने क्या इसको दिया था? गुडनेस ऑफ फिट को मापने के लिए। किसके गुडनेस ऑफ फिट के लिए? किसके गुडनेस ऑफ फिट को मापने के लिए? रिग्रेशन कॉफिशिएंट को मापने के लिए। और वो तब जब n की वैल्यू 50 से अबव हो, यानी सैंपल साइज 50 से अबव हो। इसमें और भी थोड़ी बहुत कंडीशन आती हैं, अभी मैं यहाँ जिक्र नहीं करूँगा उनका। और इंडिपेंडेंट सैंपल्स हों। ओके, तो अब यहाँ ऑप्शन समझो। जब पॉपुलेशन मीन नॉन वेरिएंस हो तब क्या कंडीशन होती है? नॉन के लिए हम यूज़ करते हैं जेड टेस्ट, यानी फर्स्ट का कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? लास्ट। देखो, सी इज द राइट आंसर, क्योंकि और कहीं मिल नहीं रहा। पॉपुलेशन मीन विथ अननोन वेरिएंस, तो हम फर्स्ट का यूज टी डिस्ट्रीब्यूशन का यूज़ करते हैं। कंपैरिजन ऑफ वेरिएंस एफ टेस्ट की यूज़ करते हैं, और गुडनेस ऑफ फिट काई स्क्वायर टेस्ट का यूज़ करते हैं। आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, इन केस ऑफ पब्लिक गुड्स मार्केट डिमांड इज डिराइव्ड बाय वर्टिकल समेशन बिकॉज पब्लिक गुड्स आर। देखो, पब्लिक गुड्स की 3 बहुत बड़ी बड़ी विशेषताएं होती, कौन कौन सी होती हैं? एक नॉन राइवल इन कंजप्शन, नॉन एक्सक्लूडेबिलिटी, और नॉन रिजेक्टेबल। ये 3 कंडीशन, ये 3 प्रिंसिपल पब्लिक गुड्स पर लागू होते हैं। पब्लिक गुड्स पर लागू होते हैं। साथ में पब्लिक गुड्स की जो मार्जिनल कॉस्ट ऑफ सप्लाई है वो 0 होती है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा नॉन राइवल कंजप्शन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। मैच द लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मिली। देखिए, ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं, लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मिलाने वाले। ये एक्चुअली पुराने क्वेश्चन पेपर है 2004 2005 के उधर से, तो इसलिए ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। शायद इसमें भी आ रहे होंगे, अभी हम धीरे धीरे कवर करते जा रहे हैं, तो अब समझते जा रहे हैं। ठीक है, 4 कंज्यूमर सरप्लस। 4 कंज्यूमर सरप्लस किसने दिया था? आप बहुत अच्छे जानते हैं, इसको जे.आर. हिक्स ने दिया था। किसने दिया था? जे.आर. हिक्स ने। एक्चुअली मार्शल उससे पहले 1844 में इसके बारे में जिक्र कर चुके थे। ये लोग क्या कार्डिनल व्यू वाले थे? क्यों कार्डिनल व्यू वाले थे ना? हिक्स, एलन, मार्शलियन, ये न्यू क्लासिकल इकोनॉमिक्स थे जो कि कार्डिनल की बात करते थे। मनी को इन द टर्म्स ऑफ यूटिलिटी को इन द टर्म्स ऑफ मनी मापते थे। डिफरेंशियल रेंट की बात करें तो डेविड रिकार्डो को कोई है ही नहीं जो भूल जाए डिफरेंशियल रेंट के बारे में। एंट्री प्रिवेंटिंग प्राइस, या इसको लिमिट प्राइस भी कहते हैं। एंट्री प्रिवेंटिंग प्राइस को क्या कहते हैं? लिमिट प्राइस। जे.एस. बेन ने दिया था। स्ट्रॉन्ग ऑर्डरिंग, P.A. पॉल ए सैमुएल्सन ने दिया था स्ट्रॉन्ग ऑर्डरिंग। ठीक है, जे.एस. बेन ने इसको अपने दो आर्टिकल में दिया था। एक दिया था इन्होंने 1949 में, आप थोड़ा डेट याद रखिए, मैं आर्टिकल का नाम थोड़ा अभी दिमाग से उतर गया मेरे, और एक दिया था 1956 में। ओके, तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? फर्स्ट का सेकंड, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं 7, मार्शलियन डिमांड कर्व कैन बी डिराइव्ड विद द यूज ऑफ रिवेल प्रेफरेंस थ्योरी। बिल्कुल हम कर सकते हैं। इफ वन ऑफ द फॉलोइंग इज इग्नोर्ड, किसको हम अगर इग्नोर कर दें तो मार्शलियन डिमांड कर्व कैन बी डिराइव। देखो, रिवेल प्रेफरेंस थ्योरी ने जब डिमांड कर्व को डिराइव करा तो इन्होंने 2 चीज़ें एक्चुअली इग्नोर कर दी थी। कौन कौन सी? एक तो इन्होंने जब आईसीए कर्व को डिराइव किया तो यूटिलिटी कॉन्सेप्ट को इग्नोर कर दिया पूरी तरीके से। कहा इग्नोर कर दिया, एक्चुअली यूज़ ही नहीं किया, कहा हम नहीं यूज़ करेंगे, लेकिन इन्होंने सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट को कर दिया। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट को टोटली इन्होंने इग्नोर कर दिया। ओके, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन 8,
इफ द टू गुड्स आर बैड सब्स्टिट्यूट्स इनडिफरेंस कर्व विल बी। देखो सब बैड सब्स्टिट्यूट और परफेक्ट सब्स्टिट्यूट होते हैं और एक परफेक्ट कॉम्पिटिटिव कॉम्प्लीमेंट होते हैं। परफेक्ट सब्स्टिट्यूट कौन से हो सकते हैं, जैसे मैं एक अगर आपको ऑप्शन बताऊं, एक एग्जांपल बताऊं, तो टी एंड कॉफ़ी ये जो है परफेक्ट सब्स्टिट्यूट है। ओके, अगर परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट की बात करूं मैं, तो इंक और इंक की जो निप होती है, या आप और ज़्यादा बड़े में समझो कार और पेट्रोल, ये परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। एक की चेंजेस आया तो दूसरे में चेंजेस आना ही आना है। ओके, अगर एक में एक मात्रा में चेंज आया तो दूसरे अगर उसी मात्रा में चेंज आता है तो, ये ओवरऑल मोटा मोटी एग्जाम्पल मैंने दिया है। अगर परफेक्ट सब्स्टिट्यूट की बात हो रही है, किसकी, परफेक्ट सब्स्टिट्यूट की बात हो रही है, तो वहाँ पर इंडिफरेंस कर्व कैसा होगा। अगर परफेक्ट सब्स्टिट्यूशन की बात हो रही तो वहाँ इंडिफरेंस कर्व जो है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग स्ट्रेट लाइन होगा। क्या होगा, वो स्ट्रेट लाइन डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा, यानी मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन ऑफ एक्स इन वाई इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। ये क्या किसके लिए होगा, परफेक्टली सब्स्टिट्यूट के लिए। परफेक्टली कंप्लीमेंट के लिए क्या होगा, परफेक्टली कंप्लीमेंट के लिए होगा जो आईसी कर्व वो एल शेप का होता है। किस शेप का होता है, एल शेप का होता है, यानी और अगर इसको मिला दिया जाए इन पॉइंट्स को तो ये अपवर्ड स्लोपिंग होता है। अपवर्ड स्लोपिंग या पॉजिटिव राइट एंगल्ड स्लोपिंग होता है, और इसमें मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू 0 हो जाता है। ओके, अगर हम नॉर्मल कंडीशन में बात करें तो नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है, नॉर्मल कंडीशन में आप जानते हैं कि जो आईसी कर्व होता है वो कन्वेक्स टू द ओरिजिन एंड डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। डाउनवर्ड स्लोपिंग एंड कन्वेक्स टू द ओरिजिन होता है, यानी MRS मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन इज इक्वल टू डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। अब यहाँ क्वेश्चन समझते हैं। यहाँ ना तो परफेक्ट सब्स्टिट्यूशन की बात की जा रही है, ना तो परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट की बात की जा रही है, यहाँ बैड सब्स्टिट्यूट की बात की जा रही है। तो बैड सब्स्टिट्यूट है तो वहाँ स्ट्रेट लाइन तो होगा नहीं, बी ए स्ट्रेट लाइन, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन तो नहीं होगा, लेकिन अप्रोच आ स्ट्रेट लाइन जरूर होगा, क्योंकि एक अप्रोच लिए रहेगा। ओके, अप्रोच का मतलब समझिए कि लाइकली मतलब वो मिल रहा है थोड़ा बहुत कि हाँ एक स्ट्रेट लाइन है, लेकिन वो स्ट्रेट लाइन होगा नहीं। ओके, वो टोटली स्ट्रेट लाइन इस तरह नहीं होगा, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत स्ट्रेट लाइन लगेगा, वो ऐसे वो चलेगा कि हाँ थोड़ा स्ट्रेट लाइन लगेगी कि हाँ एक्चुअली ये बैड सब्स्टिट्यूट्स हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, a given total outlay on factor inputs available at given prices is reflected by ISO revenue line, ISO cost line, ISO quant line, production possibility curve। तो देखो मैं सीधे सीधे क्वेश्चन देकर आपको सीधे बता दे रहा हूँ कि इसका आंसर होगा आइसो क्वेंट कर्व। थोड़ा हम समझ लेते हैं आइसो रेवेन्यू कर्व क्या है। देखो आइसो रेवेन्यू कर्व क्या है, आइसो रेवेन्यू कर्व shows the various combination of quantities whose sale yield the same revenue। अरे वेरियस क्वांटिटी को सेल करने पर अगर सेम रेवेन्यू मिल रहा है तो वो जो लाइन ड्रॉ होगी वो क्या दिखाएगी आपको, आइसो रेवेन्यू कर्व दिखाएगी। जैसे देखो ये आइसो रेवेन्यू कर्व है। आइसो रेवेन्यू में रेवेन्यू कब मैक्सिमम होगा, जब प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, देखो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व आप जानते हैं कॉनकेव टू द ओरिजिन होता है। जब प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व आइसो रेवेन्यू कर्व को के लिए टेंजेंशियल होगा इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर क्या होगा, रेवेन्यू ज्यादा होगा, यानी मैक्सिमम रेवेन्यू होगा। समझ गया। ओके, नेक्स्ट चलते हैं इधर, आइसो कॉस्ट लाइन। आइसो कॉस्ट लाइन क्या है, लाइन विच शोज द वेरियस कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स दैट विल रिजल्ट इन द सेम लेवल ऑफ टोटल कॉस्ट। वह लाइन जो कि सामान्य कॉस्ट को यानी सेम कॉस्ट को दिखा रही है, आइसो कॉस्ट लाइन हो जाएगी। आइसो क्वेंट क्या होगा, आइसो क्वेंट होगा, इसको आइसो क्वेंट को देखो, आइसो क्वेंट को क्या कहते हैं, आइसो प्रोडक्ट भी कहते हैं, आइसो प्रोडक्ट कर्व भी कहते हैं, और इसको प्रोडक्शन इंडिफरेंस कर्व भी कहते हैं। ओके, इसको क्या कहते हैं, आइसो प्रोडक्ट कर्व भी कहते हैं, इसको प्रोडक्शन इंडिफरेंस कर्व भी कहते हैं। क्या होता है इसमें, द डिफरेंट पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ टू फैक्टर्स इनपुट्स यील्डिंग द सेम अमाउंट ऑफ आउटपुट। यहाँ भी एक लिखा डिसीजन देखो, टोटल आउटले ऑन अ फैक्टर इनपुट्स अवेलेबल एट गिवन प्राइस इज रिफ्लेक्टेड बाय आइसो क्वेंट कर्व, या इसका आप नाम याद रखिएगा आइसो प्रोडक्ट कर्व या प्रोडक्शन इंडिफरेंस कर्व। ओके, और लास्ट में बात करते हैं पीपीसी। पीपीसी क्या दिखाता है, देखो पीपीसी दिखाता है अल्टरनेटिव प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज ऑफ द इकोनॉमी, यानी प्रोडक्शन, जैसे इकोनॉमी में देखो यहाँ जब हम पीपीसी का कॉन्सेप्ट जब हम पढ़ रहे थे, इसको और भी क्या कहते हैं, पीपीएफ भी कहते हैं इसको, क्यों, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर भी कहते हैं, इसको हम ट्रांसफॉर्मेशन कर्व भी कहते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन कर्व भी कहते हैं पीपीसी को।
देखो जब हम लोग पीपीसी का कॉन्सेप्ट पढ़ रहे थे उस समय हम लोगों ने समझा होगा कि जो इकॉनमी है अगर वो फुल एम्प्लॉयमेंट कंडीशन में है और टेक्निकली इफिशियंट है तो वो जितना इफिशियंट है उतना ही प्रोडक्शन करेगी। यानी एक एडिशनल प्रोडक्ट आउटपुट जनरेट करने के लिए, एक गुड्स को एडिशनल जनरेट करने के लिए हमें अदर गुड्स को त्यागना पड़ेगा, हमें अदर गुड्स को गिव अप करना पड़ेगा, तभी हम अगला गुड को हम प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो पीपीसी यही बताती है कि हम किसको कितना छोड़ा जाए और तब हम उसको पाया जाए। समझ रहे हैं आप? इफिशियंसी भी दिखाती है, आप ये इफिशियंसी दिखाती है कि कितने गुड्स को छोड़ने पर कितने गुड्स का एडिशनल गुड्स का प्रोडक्शन हो जाएगा। इसी में अगर बात करें हम पीपीसी में, तो पीपीसी में एक कॉन्सेप्ट आता है एमआरटी का, मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन। ओके, मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन क्या होता है? ये इसमें वही कंडीशन है जो मैंने अभी बताया कि एक एडिशनल गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए हम कितनी अदर गुड्स को गिव अप कर दें या उसको छोड़ दें, उसका प्रोडक्शन बंद कर दें। ओके, और इसकी प्रवृत्ति क्या होती है, यानी इसका शेप कैसा होता है? इसका शेप याद रख लीजिएगा आप, कॉनकेव टू दी ओरिजिन होता है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 एंड लास्ट ऑफ दिस वीडियो। मोड ऑफ प्रोडक्शन refers to the duality of forces of production and relation of production। ओके, सो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि जितने भी मैं वीडियोस अपलोड करूँ आपके तक तत्काल उसकी नोटिफिकेशन पहुँचे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बी केयरफुल, बाय बाय।